स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंद्रा टैलेंट सेंटर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हो गई है, तो अब हम अपने वीडियो लेक्चर में क्लासेस के चैप्टर के बारे में बताएंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th के चैप्टर्स। तो हम 11th क्लास के हॉर्नबिल जो बुक है उसमें फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो हम इस चैप्टर के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताएंगे, उसके हार्डवर्ड के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये एक चैप्टर है जिसके राइटर है खुशवंत सिंह। तो सबसे पहले हम खुशवंत सिंह के बारे में जानेंगे। तो खुशवंत सिंह जो है एक फेमस इंडियन राइटर हैं और उनका जो जन्म है वो 1915 को हुआ था। पहले क्या था, जब भारत और पाकिस्तान एक ही जगह थे, जब इनका डिवाइडेशन नहीं हुआ था तब खुशवंत सिंह पैदा हुए थे। जब डिवाइडेशन हुआ तो उनका जो बर्थ प्लेस है वो पाकिस्तान में चला गया। तो वो बहुत बड़े एक फेमस राइटर हैं और अभी 2014 में ही उनकी मृत्यु हुई है। तो ये रहा खुशवंत सिंह के बारे में। तो खुशवंत सिंह अपनी जो दादी है उसके बारे में इस चैप्टर के माध्यम से बता रहे हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो पोर्ट्रेट होता है जो पिक्चर टंगी रहती है, तो उसमें से अपनी दादी के बारे में बता रहे हैं, एक लेडी के बारे में उस पिक्चर को इंडिकेट कर रहे हैं जो कि उनकी दादी का है। तो चलिए शुरू करते हैं हम चैप्टर को। तो माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन। तो इसमें खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि मेरी जो दादी है वो सभी के दादी के जैसे एक ओल्ड वुमन है। तो सब लोग इमेजिन कीजिए स्टूडेंट्स की सबकी घर में ग्रैंड मदर होती हैं, तो आपकी भी ग्रैंड मदर होंगी। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपकी जो ग्रैंड मदर है, तो लगभग सबकी ग्रैंड मदर क्या होती है, ओल्ड वुमन हो जाती है ना। तो वैसे ही खुशवंत सिंह अपनी दादी के बारे में बता रहे हैं, उनकी ग्रैंड मदर क्या है कि जैसे ही सभी की दादी होती है वैसे ही उनकी भी दादी एक ओल्ड वुमन है। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई नो। अब खुशवंत सिंह बताते हैं आगे कि उनकी दादी एक ओल्ड वुमन है और उनके जो चेहरे पे है रिंकल आ गई है। रिंकल जस्ट ये होता है कि क्रिश क्रॉस जो चेहरे में बनी हुई होती है, जो स्किन होती है वो मुड़ जाया करती है जब ओल्ड एज में जाते हैं। तो वैसे ही उनकी दादी के चेहरे पर भी हो गई है। तो जब 20 years हो गया है, उस राइटर की एज कितनी है, 20 years। तो राइटर यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब से मैं 20 years बिफोर से जब अपनी दादी को जान रहा हूं तो वो वैसे ही बूढ़ी दिख रही हैं। पीपल सेड दैट हैड बीन यंग एंड प्रेटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड। तो लोगों के बारे में, लोगों के मुंह से राइटर सुने हैं कि जब मेरी दादी क्या थी, जवान थी, सुंदर थी। कब, जब मेरे दादाजी यानी मेरी दादी के जो हस्बैंड थे वो थे, उस समय मेरी दादी बहुत ज्यादा सुंदर और जवान दिखती थी। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, परंतु यह मेरे लिए बिलीव करना बहुत ही हार्ड हो रहा है। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि यह जो प्रेटी और यंग की जो बातें हैं वो मेरे लिए हार्ड हो रहा है ये जानने के लिए कि मेरी दादी कभी दिखती थी, क्योंकि मैं जब से 20 सालों से देख रहा हूं मेरी दादी क्या है, वैसे ही बूढ़ी हैं। अब नेक्स्ट, अब जो राइटर है वो अपने दादा के बारे में बता रहे हैं कि माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट। अब उनकी दादी के बारे में उन्होंने बताया है ना, अब अपने ग्रैंडफादर के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं कि जो उनकी पोर्ट्रेट है, उनके दादा की, उनके ग्रैंडफादर की जो पोर्ट्रेट है वो उनके ड्राइंग रूम के मेंटल पीस एक होता है कि रूम में एक प्लेस होती है जहां पर ठंड के मौसम में आग जलाया जाता है और रूम को हीट किया जाता है और अपने को भी उसमें से हिट मिलता है। तो वो एक पीस होता है। जैसे आप लोगों ने कई पिक्चरों में भी, मूवीज में देखा होगा कि रूम में एक जलती रहती है, उसके ऊपर रहता है, नीचे में आग जलती रहती है जिससे कि थोड़ा गर्मी महसूस होती है। तो वैसा ही एक मेंटल पीस के बारे में इमेजिन कर रहे हैं
कि उनकी जो ग्रैंडफादर की पिक्चर है वैसे ही ड्राइंग रूम के मेंटल पीस के जस्ट ऊपर में उनकी पोर्ट्रेट भी टंगी हुई है। अब अपने ग्रैंडफादर के बारे में बता। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। अब अपने ग्रैंडफादर के बारे में बोल रहे हैं कि जो उनके दादा कैसे हैं कि एक बड़ी सी पगड़ी पहने हुए हैं एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि वो थोड़े ओल्ड थे, बुजुर्ग थे। आजकल क्या है कि सब टाइट फिटिंग पहनना चाहता है ना यंग जनरेशन में, तो वो क्या थे, ओल्ड जनरेशन के थे, तो लूज फिटिंग कपड़े पहने हुए हैं। His long white beard covered the best part of the chest and he looked at least 100 years old। और क्या बता रहे हैं अपने ग्रैंडफादर के बारे में कि वो क्या है, उनकी जो दाढ़ी है, वाइट जो दाढ़ी है, वो उनके जो चेस्ट है, चेस्ट के निचले हिस्से की और बहुत ज्यादा पार्ट्स को वो ढके हुए हैं, वाइट जो उनकी बियर्ड्स है, और कम से कम वो 100 ईयर्स के उस पिक्चर में लग रहे हैं। He did not look the short person who would have a wife and children. He looked as if he could only have lots of grandchildren। और वो ऐसा नहीं लग रहे हैं कि सिर्फ उनके बीवी और बच्चे हों, ऐसा जरा भी नहीं लग रहे हैं, बल्कि वो कैसे लग रहे हैं कि उनके बहुत सारे नाती पोती हों, यानी कि वो बहुत ज्यादा उम्र के लग रहे हैं, जैसे 100 ईयर्स से ज्यादा के हों। As for my grandmother, being young and pretty, he thought was almost revolting. He often told us the game she used to play as a child। और इस बातों में मुझे जरा भी, यानी कि जरा भी विश्वसनीय नहीं लग रहा है कि किस बातों में विश्वास नहीं हो रहा है राइटर को, कि जब उनकी दादी उनको बताती थी कि वो अपने समय में क्या है, अपने समय की खेलों के बारे में जब उनकी दादी उनको बताती थी, तो ये सारी बातें क्या है, राइटर को थोड़ा अटपटा और मजाकिया लगता था। रिवॉल्टिंग मीन्स हो जाएगा डिस्गस्टिंग, यानी कि वो जो बता रही है वो थोड़ी सी अटपटी लग रही है, और इस तरह से वो उनकी बातों में विश्वास करना नहीं चाहते। That seemed quite absurd and undignified on her parts, and we treated it like the fables of the prophet he used to tell us। और जब वो उनकी दादी जो है उनको अपने जमाने के खेल के बारे में बताती हैं, तो वो थोड़ा सा उनको अटपटा लगता है, और वो जो तो कैसे लग रहा है, जब अटपटा और अविश्वसनीय लग रहा है ये सारी बातें, तो उनको क्या लग रहा है, पुरानी कहानियां, फैबल्स मीन ओल्ड स्टोरी, यानी पुरानी कहानियों के जैसे प्रतीत हो रहा है उनकी बातें। और सीम्ड मीन्स हो गया अपीयर्ड, यानी प्रतीत होना, जैसे पुरानी कहानियों के बारे में उनको ऐसा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई संत महात्मा, प्रॉफिट मीन्स हुआ संत महात्मा या पैगंबर, जो कि भगवान के बारे में बताते हैं, भगवान की बारे में बताते हैं, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। तो इस तरह से जो उनकी दादी राइटर को बता रही हैं अपने जमाने के खेलों के बारे में, तो वो बातें उनको उसी पैगंबर या पंडितों के बारे में, वो कहानी के जैसे उनको लग रहा है। She had always seen short and faint and slightly bent। स्लाइटली यानी थोड़ा सा। तो अब अपनी दादी जो ग्रैंड मदर है उनके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पर खुशवंत सिंह जी बोल रहे हैं कि वो हमेशा क्या, ऑलवेज क्या लगती हैं, हमेशा थोड़ी वो नाटी है, हाइट उनका कम है, फैट है, मोटी है, और स्लाइटली थोड़ा सा बेंट माने सामने की ओर झुका होता है, बेंडी का बाद यानी सामने की ओर झुका हुआ, ऐसा उनके बारे में वो बता रहे हैं कि वो थोड़ी हाइट उनकी कम है, थोड़ी मोटी है, और थोड़ी सी सामने की तरफ झुकी रहती है, ऐसा उनके बारे में वो बता रहे। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और बता रहे हैं कि उनके जो फेस है उसमें क्रिस क्रॉस यानी
आड़े टेढ़े जो निशान रहते हैं, आड़े टेढ़े जैसे जब ओल्ड एज में पर्सन जाता है तो उसमें क्या होते हैं, चेहरे में झुर्रियां आ जाती है, स्किन थोड़ी सी मुड़ मुड़ जाती है, तो उसमें आड़े तिरछे जो निशान रहते हैं उसी को बता रहे हैं कि आड़े तिरछे जो रिंकल्स हैं इधर से उधर उनके फेस में है। No, we were certain she had always been as we had been her. Old, so terrible old that he could not have grown older. She stayed at the same age for 20 years. और ये इस तरह से उनकी जो बातें हैं वो अच्छा लग रहा है सुनने में कि उनकी दादी वहां पर कैसे दिखती हैं, कैसे, और 20 इयर्स से राइटर की एज कितनी है यहाँ पर 20 इयर्स, तो बिफोर 20 इयर्स से वो उनको उसी कंडीशन में देखते आ रहे हैं। शी वुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट शी ऑलवेज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर देखिए दो वर्ड का यूज खुशवंत सिंह जी ने किया है कि शी कुड नॉट नेवर बीन प्रेटी, कि वो कभी सुंदर नहीं थी। जब बोला जाता है कि जब लोग बाग खुशवंत सिंह को बोलते थे कि वो क्या थी, सुंदर थी जब उनके हस्बैंड थे, तो ये अपने तरह से बोल रहे हैं कि वो सुंदर नहीं थी, प्रेटी नहीं थी, बट सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, परंतु वो हमेशा ऑलवेज ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर प्रेटी यानी कि बाहरी जो रूप रंग है उसको बोल रहे हैं कि प्रेटी नहीं है पर ब्यूटीफुल है, क्योंकि उनकी अंदर की सुंदरता को यहाँ पर खुशवंत सिंह जी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वह अंदर से बहुत ज्यादा सुंदर है। सी हावर्ड अबाउट अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ द रोजरी, और आगे बता रहे हैं हावर्ड मीन्स होता है वॉक द लाइक लंगड़े की जैसा, थोड़ा सा लंगड़ा के जो बुजुर्ग अवस्था में चला जाता है इधर उधर पैर करके, तो उसी को बता रहे हैं कि वो थोड़ा सा लंगड़ा के चलती है क्योंकि ओल्ड एज में आ गई हैं। और क्या हबल्ड चल रही हैं अबाउट अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजरी, और क्या करती हैं वो जो रोजरी मीन्स होगा आपका जो माला जो रहती है जिसमें भगवान का नाम ले लेके उसको आगे फिराया जाता है, वो रोजरी जो बीड्स है उसको रखी रहती है वो। हर सिल्वर लॉक्स वेयर स्कैटर्ड अनटाइडी ऑन हर पेल, और आगे बता रहे हैं अपनी दादी के बारे में कि उनके जो बाल हैं, जो सिल्वर कलर के बाल हैं, उनके जो पेल फेस जो उनका अब क्या है ओल्ड एज में है, तो उनका जो चेहरा है वो थोड़ा सा पीलापन पड़ गया है, पेल हो चुका है, तो उस जो पीलेपन चेहरा में और क्रिस क्रॉस बने हुए हैं तो उसमें जो उनके अनटाइडी बाल हैं जो इधर उधर चेहरे में बिखरे हुए हैं। Puffed face on her lips suddenly moved the inaudible prayer, और जो उनका जो लिप्स है, चेहरे की लिप्स हैं, वो क्या है अप डाउन हो रहे हैं, और वो इनऑडिबल प्रेयर, और जो ना सुनने वाले प्रेयर जो है वो बुदबुदा रही, यानी वो जो रोजरी बीड्स जो है माला जपने की उनको हिला रही है एक हाथ से और प्रेयर कर रही हैं जो कि सुनाई नहीं दे रहा है, सिर्फ उनके होंठ जो है हिल रहे हैं। यस शी वाज ब्यूटीफुल, तो इस तरह से बोल रहे हैं खुशवंत सिंह जी कि हाँ वो सुंदर है। शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन एन एक्सेप्टेंस ऑफ प्योर वाइट सैनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट। अब यहाँ पर आगे यहाँ पर खुशवंत सिंह जी ने बोला कि यस शी वाज ब्यूटीफुल। अब उस ब्यूटीफुल वर्ड्स का आगे उन्होंने डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो किस तरह से सुंदर है, तो शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। उस जो माउंटेन में जो विंटर के वेदर में आप लोगों ने देखा होगा कि जो माउंटेन है वहां पर क्या होता है, बर्फ से व्हाइट कलर की पूरी वादियां ढक जाती है, पूरा माउंटेन क्या होता है बर्फ से पूरी तरह से ढका रहता है, और वो क्या दिखता है एकदम श्वेत, एकदम व्हाइटनेस उसमें जो रहती है, जो उसकी सुंदरता रहती है, उसी की कंपैरिजन यहाँ पर खुशवंत जी ने अपनी उस दादी के जो पेल फेस की जो व्हाइटनेस है उससे कंपैरिजन किया है, उनकी ब्यूटीफुलनेस की यहाँ पर कंपैरिजन किससे किया गया है, उस व्हाइट माउंटेन से किया गया है। इसीलिए उन्होंने कहा कि यस शी वाज
ब्यूटीफुल जस्ट लाइक अ माउंटेन। इसी तरह से उन्होंने अपने जो ग्रैंड मदर की ब्यूटीफुल की कंपैरिजन किया है। कहाँ गया वो लड़का? माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स। खुशवंत सिंह नेक्स्ट बोलते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर और मैं एक अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वेयर सर्टेनली टुगेदर। खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि मैं और मेरी दादी क्या है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। मेरे जो पेरेंट्स थे वो मुझे मेरी दादी के पास छोड़ दिए थे और वो लोग सिटी में सेटल होने के लिए चले गए थे। She used to wake up me in the morning and get me ready for school। अब नेक्स्ट अपनी डेली रूटीन के बारे में बता रहे हैं खुशवंत सिंह कि वो क्या करती थी, उनकी दादी उनको मॉर्निंग में जगाती थी और स्कूल के लिए रेडी कर देती थी। She said her morning prayer in the monotonous sing song will she bathed and dressed me in hope that I would listen and get to know it by heart। अब आगे बता रहे खुशवंत सिंह जी कि उनकी जो दादी क्या करती थी, उनको पहले मॉर्निंग में उठाती थी, फिर एक प्रेयर जो है वो अपना बुदबुदाते रहती थी। किस दौरान? जब उनको नहलाती थी और उनको ड्रेसअप करवाती थी तो एक ही मोनोटोनस सिंग सॉन्ग यानी एक ही स्वर में वो एक गीत या प्रेयर को बुदबुदाते रहती थी और उनको ये होप रहता था, ये आशा रहती थी कि जो खुशवंत सिंह है उनको वो अच्छे से ध्यान लगाकर, मन लगाकर सुन रहे हैं, ऐसा वो आशा करती थी। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर bothered to learn it। और खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि वो उनको अवश्य सुनते थे क्योंकि वो उनकी दादी की जो आवाज थी उनको भाती थी, इसलिए वो उनकी जो है प्रेयर को सुनती थी, बट उनको वो सीखने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं थे। Then she would fetch my wooden sled। उसके बाद उनकी दादी क्या करती थी, उनको नहला देती थी, उनको ड्रेसअप करा देती थी। आफ्टर दैट उनकी जो उनके हाथ में फैच यानी पकड़ाना, वुडन स्लेट उनके हाथ में क्या करती थी, पकड़ाती थी। आज क्या है, हम कॉपी से राइटिंग करते हैं। अब और जनरेशन आगे जा चुका है, फैसिलिटी इतनी आगे बढ़ चुकी है, मॉडर्निटी इतनी आगे है कि हम अब तो मोबाइल से या और जो भी सिस्टम है, आधुनिक जो सिस्टम है उससे रीडिंग राइटिंग करते हैं। बट क्या था, वो ओल्डन एज थी, तो पहले जमाने की थी, तो उसमें क्या होता था, जो वुडन स्लेट रहती थी, लकड़ी की एक स्लेट रहती थी, उसमें लिखा जाता था। और जो इंक पॉट रहते थे वो भी क्या होती थे, मिट्टी के बने हुए होते थे। ऐसा वहां पर एजुकेशन सिस्टम था। तो उनकी दादी उनको क्या देती थी, एक वुडन स्लेट देती थी, which she had already washed and plastered with yellow chalk। और जो उनकी दादी उनको पहले से वॉश कर दी होती थी और प्लास्टेड किए रहती थी, और येलो चाक भी देती थी उनके साथ में। जो वुडन स्लेट था उसके साथ में एक टीनी अर्थन इंक पॉट और एक जो है मिट्टी के एक इंक पॉट देती थी एंड अ रेड पेन, और उसके साथ में एक रेड कलर की पेन भी देती थी। टाई दे ऑल इन अ बंडल इन हैंड इट टू मी। और उसको क्या करती थी, जो वुडन स्लेट होता था उसको, और येलो जो चाक होती थी, और एक छोटी सी इंक पॉट रहती थी, और रेड कलर की जो पेन थी उसको एक बंडल बना के वो बांध देती थी और हुसैन जी को थमा देती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक stale chapatis with little butter and sugar spread on it we went to school। अब जब उनकी बैकपैक हो चुकी है, आफ्टर दैट खुशवंत सिंह जी बताते हैं अपनी ब्रेकफास्ट के लिए कि उनकी दादी क्या करती थी, जो मोटी बासी रोटी जो बिफोर नाइट की वो बचा के रखी रहती थी उसको वो देती थी। वो जो मोटी रोटी रहती थी उसमें वो बटर चुपोड़ देती थी। आफ्टर दैट उसमें शुगर भी थोड़ा मिला देती थी, और इस तरह से खुशवंत जी को वो जो स्टेल रोटी है उनको देती थी। और फिर ये क्या हो जाते थे, रेडी हो जाते थे
स्कूल जाने के लिए। वी वेंट टू स्कूल, वी कैरिड सेवरल स्टल चपातीस विद हर फॉर विलेज डॉग्स। और क्या करती थी, और बहुत सारी जो स्टल बासी रोटी रहती थी उनको भी उनकी दादी पकड़ लेती थी। किसके लिए, वहां पर विलेजर्स जो डॉग्स थे, कुत्ते थे, उनको देने के लिए वो बहुत सारी और भी रोटी को पकड़ लेती थी। इस तरह से दोनों अब कहाँ जाने को रेडी हो गए, स्कूल जाने को रेडी हो जाते हैं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। अब उनकी दादी भी उनके साथ स्कूल जाती थी। क्यों जाती थी, क्योंकि जो राइटर की स्कूल और एक टेम्पल जो थी वो दोनों एक साथ जुड़े हुए थे, इसलिए उनकी दादी भी उनके साथ जाती थी। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट द मॉर्निंग प्रेयर। तो वहां पर जो प्रीस्ट रहते थे, जो पंडित रहते थे, वो क्या होते थे, वहां पर रहते थे, जो कि उन्हें प्रेयर सिखाते थे। विल चिल्ड्रन सैट इन द रो इन आइदर साइड ऑफ द veranda singing the alphabets on the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading scriptures. तो वहां पर जो प्रीस्ट थे, पहले क्या था कि वहां पर पार्टिकुलर टीचर नहीं थे, तो क्या होते थे, जो प्रीस्ट रहते थे, जो पुजारी रहते थे मंदिर के, वही क्या करते थे, वहां पर रीडिंग का काम करते थे, बच्चों को भी वो शिक्षा देते थे। तो क्या होता था, एक रोज में बच्चे बैठते थे और उनको पंडित वहां पर अल्फाबेट जो होता था, जो वर्णमालाएं होती थी, उनको वो एक सिंगिंग के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाते थे। और सभी जो बच्चे जो रहते थे वो चौरस में से, चौरस मीन्स होगा सिंगिंग इन द ग्रुप, जो ग्रुप में बोला जाता है उसको चौरस बोला जाता है। तो इस तरह से जो बच्चे रहते थे वो एक क्यू में बैठे होते थे और जो पंडित बोलते थे उस अल्फाबेट को उन लोग गाते थे। और उनकी जो दादी रहती थी वो क्या करती थी कि सैट इनसाइड रीडिंग स्क्रिप्चर्स, और थोड़े से बगल में बैठ के उनकी दूसरे साइड में बैठ के जो उनकी दादी रहती थी वो क्या करती थी, स्क्रिप्चर्स यानी जो धार्मिक पुस्तकें होती थी उनको वो बगल में बैठ के वो भी रीडिंग करती थी। तो इसीलिए राइटर और उनकी जो ग्रैंड मदर थी दोनों एक साथ जाया करते थे। सारा यहाँ तुम लोग अच्छा काम पाए हो, सो जाता है। अब इतना को मैं काट दूंगा। हाँ तो काट दे तो धंधा। When we had both finished, we would walk back together. अच्छा अब नेक्स्ट बोल रहे हैं राइटर कि जब हमारा जो वर्क था दोनों का फिनिश हो जाता था, फिर हम दोनों चल के फिर दोनों एक साथ वापस आ जाते थे। This time is village dogs would meet us at the temple door. अब जैसे ही हम कहाँ जाते थे स्टडी करने के लिए, उस टेम्पल में। तो जैसे ही हम उस टेम्पल से आते थे उसकी डोर पे हमें क्या मिल जाते थे, जो विलेज के कुत्ते थे तो वो हमें मिल जाते थे। Followed us to our home, growling and fighting with each other. तो वो जो डॉग होते थे वो क्या करते थे, हमको फॉलो करते थे, हमारा पीछा करते थे। ग्राउलिंग एंड फाइटिंग, ग्राउलिंग मीन्स जो कुत्ते जो चिल्लाते हैं, जो आवाजें करते हैं, ग्राउलिंग गुर्राते हैं, उस तो वो क्या होते थे, बहुत सारे डॉग्स होते थे तो वो ग्राउलिंग करते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, चिल्लाते थे विद ईच अदर, एक दूसरे से कुत्ते लड़ते थे, गुर्राते थे। फॉर द चपातीस वी थ्रो टू देम, किस लिए, उस रोटी के टुकड़े के लिए जिसे हम उनके लिए फेंकते थे, उसके लिए उन लोग ग्राउलिंग करते थे, फाइटिंग करते थे। आप लोगों ने भी देखा होगा कुत्ते क्या करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कोई उन्हें रोटी दे देता है तो उसी तरह से वो जो विलेज डॉग्स है वो भी ऐसा एक्शन करते थे। When, अब आगे बता रहे हैं जो राइटर हैं, When my parents were comfortably settled in the city. अब जब ये जो स्टोरीज इन्होंने अपनी बताई वो कहाँ की थी, उस गांव की थी जहां पर वो अपनी दादी के साथ में रहते थे। अब नेक्स्ट अपने फादर्स के पेरेंट्स के बारे में ये बता रहे हैं कि When my parents were comfortably settled in the city, जब उनके पेरेंट्स अच्छे से सेटल हो गए उस सिटी में, तब उनके पेरेंट्स उन्हें बुला लेते हैं, दे
सेंट फॉर अस। जब अच्छे से सेटल हो गए सिटी में तो उनकी जो दादी थी, ग्रैंड मदर थी, उनको और राइटर को उन्होंने अपने पास बुला लिया। That was a turning point in our relationship. अब नेक्स्ट यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि जब उनके पेरेंट्स सेटल हो गए, उन्होंने उन्हें बुला लिया, ये उनकी रिलेशन की, किसकी, उस राइटर और उनकी ग्रैंड मदर की जो रिलेशन थी, उनके बीच में ये क्या था, टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि अब उनकी जो रिलेशन है, जो ग्रैंड मदर और राइटर की, उनके रिलेशन जो आगे चलने वाला है, वहां से मोड़ आ जाती है, टर्निंग पॉइंट आ जाती है। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. कैसा सर, इनके बीच में वो आ गया, टर्निंग पॉइंट आ गया कि जब ये जो गांव से अभी सिटी में आ गए तो वो अपना रूम शेयर तो करते थे, एक साथ करते थे, बट वो उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो उनके साथ में स्कूल नहीं जाती थी। I used to go to an English school in motor bus. अब राइटर कहाँ जा रहे हैं, स्टडी के लिए एक इंग्लिश स्कूल में जा रहे हैं, और किस में जा रहे हैं, एक मोटर बस में। बिफोर क्या होता था, गांव में उनकी दादी उनको अपने साथ लेके जाती थी, और एक मंदिर के बगल में वो भी पढ़ते थे, और ये भी अपनी स्क्रिप्चर्स बुक थी उसको पढ़ती थी। तो टर्निंग पॉइंट क्या आया, ये एक साथ रूम तो शेयर कर रहे थे, बट क्या हो रहा था, जो राइटर थे वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए, और जाने के लिए उनके लिए मोटर बस आने लगी। There were no dogs in the street. और क्या इनका टर्निंग पॉइंट है कि वहां पर जो उनकी स्ट्रीट थी, जो उनकी गली थी, वहां पर वो कुत्ते नहीं होते थे। And she took to feeding sparrows in the courtyards after city house. तो यहाँ पर क्या हो रहा था, वहां पर गांव में कुत्ते थे रोटी खाने के लिए, अब यहाँ पर वो कुत्ते नहीं होते थे, तो उनकी दादी ने अब दूसरा आइडिया क्या निकाला, स्पैरोस को, गौरैया जो आती थी, बहुत सारी चिड़िया आती थी, उनको वो रोटी खिलाने का जो अपना प्रोग्राम था उसको उन्होंने कंटिन्यू रखा। तो यहाँ पर दोनों के रिलेशन के बीच में भी, इनके बीच में टर्निंग पॉइंट आया, और कुछ जो सिचुएशन थी वो भी बदली। As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake up me and get me ready for school. और साल दर साल ऐसे ही चलते रहे, और हमारी जो रिलेशन थी वो थोड़े कम होते गए। कुछ दिनों तक, जो राइटर बता रहे हैं कि कुछ दिनों तक उनकी दादी उनको उठाती थी और स्कूल के लिए रेडी भी करती थी। When I come back, the would ask me what my teacher had taught me. और कुछ दिन उनकी दादी क्या करती थी, अब तो स्कूल जा नहीं सकती थी उनके साथ में, तो जो राइटर आते थे वहां से, स्कूल से, तो उनकी दादी उनको पूछती थी कि टीचर ने आज तुमको क्या पढ़ाया। I would tell her English word and the little things of Western science and the learning the law of gravity, Archimedes principles, the world being round. This made her unhappy. जब उनकी दादी उनको पूछती थी, उनकी ग्रैंड मदर, कि तुम्हें आज टीचर ने क्या पढ़ाया, तो अब राइटर यहाँ पर बोलते थे कि टीचर ने आज उनको इंग्लिश वर्ड पढ़ाए, वेस्टर्न साइंस के बारे में बताया, और आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में बताया, और जो ग्रेविटी है उनके लॉ के बारे में बताया। तो इस तरह से बताते थे अपनी स्टडीज के बारे में, और बताते थे कि कैसे ये पृथ्वी गोल गोल घूमती है, इसके बारे में बताते थे। तो उनकी दादी जो थी वो दुखी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वो ये सब जो लॉस वगैरह हैं उनको ये समझ नहीं पाती थी। छोकरा देखे एक कुकुर, हरे राम, अब बंद करना है, काटना पड़ेगा पीटना। She could not help me with my lesson. वो तो मेरे दादी क्यों दुखी थी? She could not help me with my lesson, क्योंकि वो मेरे पढ़ाई में मेरा मदद नहीं कर सकती थी। She did not help me with my lesson, क्योंकि वो हटारे 2 बार लिखा गया है, इसको वो कर, ए छोकरा
देखे नहीं सुनेगा वो। क्या हुआ? She did not help me with my lesson. मेरी दादी क्यों अनहैप्पी है? क्योंकि वो मेरा मदद मेरी पढ़ाई में नहीं कर पा रही थी। She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and scriptures. अब मेरी दादी अनहैप्पी हो गई है क्योंकि वो मेरी मदद नहीं कर पा रही है, और इसलिए भी वो अनहैप्पी है कि स्कूल में उठपटांग से बातें सिखाई जा रही है और भगवान के बारे में या स्क्रिप्चर से जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनके बारे में टीचिंग नहीं कराया जा रहा है, इसलिए वो दुखी थी। One day I announced that we were being giving music lesson. और राइटर यहाँ बोल रहे हैं कि एक दिन मैंने ऐसा बोल दिया, ऐसा अनाउंस कर दिया कि आज हमने स्कूल में म्यूजिक का लेसन सीखा। She was very disturbed. वो बहुत ज्यादा क्या हो गई? डिस्ट्रेस हो गई, दुखी हो गई। To her music had la associations. वो क्या सोचती थी कि जो म्यूजिक है, जो संगीत है, वो क्या है? अच्छा नहीं मानती है, वो इसको नहीं मानती थी। It was the monopoly and the beggars and not meant for gentle folk. वो ऐसा सोचती थी कि जो गाने का है वो भिखारियों का उस पे एकाधिकार है, वो गा गा के भीख मांगते हैं, इसलिए उनका एसोसिएशन है, ऐसा वो सोचती थी। आज के जमाने में क्या है, बहुत सारे इंडियन आइडल हो गए, सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है, ये एक अच्छा रास्ता है आगे बढ़ने के लिए। बट क्या था कि ओल्ड जनरेशन में, पुराने जमाने में क्या होता था कि इसको एक भिखारियों का एक काम माना जाता था, इसको गंदे तरीके से जाना जाता था, तो इसलिए उनकी जो ग्रैंड मदर है वो भी इनको अच्छा नहीं मानती हैं, और जब ये सुनती हैं कि स्कूलों में गाना सिखाया जाता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। She said nothing but her silence meant disapproval. She rarely talked to her after that. और इस तरह से उनकी दादी दुखी हो जाती हैं, वो कुछ बोलती तो नहीं है लेकिन वो शांत हो जाती हैं, इसको डिसअप्रूवल करती हैं, उसमें वे असहमति जाहिर करती हैं, और वो क्या करती हैं, कुछ तो करती नहीं है परंतु साइलेंट हो जाती हैं, जिसमें कि उनकी ये असहमति जाहिर होती है। चलो ये बंद कर रे कुत्ता। When I went to university, I was given a room of my own. नेक्स्ट खुशवंत सिंह यहाँ पर बोलते हैं कि जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो क्या है, मुझे अपना पर्सनल रूम दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्ट्रेंथ। अब आगे अपनी और अपनी ग्रैंड मदर के बारे में रिलेशनशिप को अपना बता रहे हैं कि जो हमारा कॉमन लिंक था, जो ग्रैंड मदर और मेरे बीच में, वह भी स्नैप्ड हो गया, मीन्स टूट गया, ब्रोकन हो गया। कैसे? जैसे पहले क्या था, जैसे गांव में थे उन लोग तो भी एक साथ पूरा अपना रूम शेयर करते थे, हर उनका वर्क जो था वो भी उनकी ग्रैंड मदर करती थी। आफ्टर दैट जब उन लोग सिटी आ गए तो भी क्या था, एक ही रूम था उनका, तो क्या था, एक लिंक जुड़ा हुआ था दोनों का आपस में। बट यहाँ पर जब राइटर यूनिवर्सिटी जाते हैं तो उन्हें एक पर्सनल रूम दिया जाता है, तो उनका जो कॉमन लिंक था क्या था, एक साथ एक रूम शेयर करने का, तो भी वह टूट जाता है। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड द सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। तो नेक्स्ट बताते हैं राइटर कि जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो अपना अकेलापन को एक्सेप्ट करती हैं बिना कोई असहमति के, और उस एकांतपन जो है उनका, जो लोनलीनेस है, सेक्लूजन मीन्स होगा लोनलीनेस, एकांत, तो उसको भी वो स्वेच्छा से अपनी एक्सेप्ट कर लेती हैं। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. अब जो उनकी ग्रैंड मदर थी, अब क्या करती हैं, अपने टाइम स्पेंड करने के लिए एक स्पिनिंग व्हील मीन्स होता है एक तरह का चरखा,
जैसे कि आप लोगों ने गांधी जी के जो पिक्चर वगैरह रहती है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक जो गांधी जी क्या करते हैं, एक चरखा चलाते रहते हैं। तो वैसा ही एक उनकी ग्रैंड मदर ने वो स्पिनिंग व्हील को ले लिया, जिसमें कि वो अपना टाइम स्पेंड, जो अपना लोनलीनेस था उसको स्पेंड करती थी। From sunrise to sunset, she sat on her spinning wheel and reciting prayer. अब अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताते हैं खुशवंत सिंह जी कि वो क्या करती थी, सनराइज टू सनसेट मीन्स मॉर्निंग टू इवनिंग, वो क्या करती थी, अपनी स्पिनिंग व्हील के साथ में अपना जो है टाइम स्पेंड करती थी। क्योंकि अब एक जरिया था, जो राइटर थे उनके साथ में वो टाइम स्पेंड करती थी, एक रूम शेयर करते थे, तो क्या होता था कि उनका टाइम अच्छे से बीत जाता था। बट जब उनको अपना ओन रूम दे दिया गया राइटर को, तो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए उन्होंने क्या किया, उस चरखे के साथ में अपना टाइम स्पेंड करने लग गई और रिसाइटिंग प्रेयर, वही अपना जो पुराना उनका था प्रेयर करने का, उनको वो गुनगुनाते रहती थी। Early in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. अब सुबह से शाम तक उनका वही डेली रूटीन था स्पिनिंग व्हील का, और उसके बाद वो क्या करती थी कि जो दोपहर में थोड़ा सा वो रिलैक्स करती थी, आराम करती थी, उन स्पैरोज के साथ में क्या करती थी, उनको फीडिंग कराती थी। जो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े होते थे उनको स्पैरोज के साथ में बांटती थी। Will she sat in the veranda breaking the bread into little bites. Hundred of little birds collected round her, creating a वेरिटेबल बैडलेम ऑफ चर्पिंग। और उस दौरान में जो उनका टाइम रहता था, उस स्पैरो के साथ में छोटे छोटे रोटी के टुकड़े करके, वो जो सैकड़ों की संख्या में जो स्पैरोस आती थी, तो उनके साथ में क्या करती थी, वो अपने बरामदे में बैठ जाती थी और रोटी के छोटी छोटी टुकड़े करके उनकी तरफ फेंक देती थी। और सैकड़ों की संख्या में जो स्पैरोस आए रहते थे, वो अपने चर्पिंग का जो उनका साउंड होता है, जो बर्ड्स का जो चहचहाती है, जो उसको क्या बोलते हैं, चर्पिंग। तो वो एक बैडलेम या मीन्स हुआ नॉइजी हल्ला, जो उनके चहचहाने से जो आवाजें जो निकलती थी, उसमें दादी को खुशी महसूस होती थी। Some came and perched on her legs, other on her shoulders, some even sat on her head. उनमें से जो कुछ स्पैरोस क्या रहती थी, उनके पर्चेस्ड मीन्स हुआ सैट, बैठना। तो कुछ उसमें की स्पैरोस क्या करती थी, उनके लेग्स में बैठ जाती थी, कुछ क्या करती थी, उनके शोल्डर्स में बैठ जाती थी, और यहाँ तक कि कुछ ऐसी स्पैरोस रहती थी जो उनके सिर पे भी बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड बट नेवर शूड, वो मुस्कुराती थी। कौन, ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर मुस्कुराती थी, लेकिन कभी भी उनको भगाती नहीं थी। इट यूज्ड टू बी हैप्पीएस्ट ऑफ द डे फॉर हर, ये जो उनका हाफ एन आवर का जो टाइम रहता था, वो बहुत ही आनंददायक रहता था उन ग्रैंड मदर के लिए। When I decided to go to abroad for further studies, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कहाँ जाने का, अब्रॉड जाने का, विदेश जाने का। किसके लिए, उनके हायर स्टडीज के लिए। I was sure my grandmother would be upset, मैंने सोचा, राइटर यहाँ पर सोच रहे हैं कि ये जो अब्रॉड जाने का जो टाइम है का जो न्यूज है सुन के दादी क्या हो जाएंगी, अपसेट हो जाएंगी, दुखी हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल बट माई ग्रैंड मदर कुड। अब यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि जो मैंने ऐसा सोचा कि जो मेरे अब्रॉड जाने का न्यूज सुनकर दादी अपसेट हो जाएंगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो अपने जो मानसिक स्थिति है बिल्कुल भी उनका डगमगाया गाया नहीं। शी कम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिडंट टॉक ऑन शो एनी इमोशन। और यहाँ तक कि जो मेरी ग्रैंड मदर हैं, वो मुझे छोड़ने के लिए कहाँ आई, रेलवे स्टेशन तक आई, बट उन्होंने अपना कोई भी जो इमोशन है उसको जाहिर नहीं किया, और बिल्कुल भी अपनी जो सेंटिमेंटल मीन्स हुआ उनकी
मानसिक स्थिति वो भी जरा सा उनका बदलाव नहीं हुआ। शी कम टू लीव मी एट द स्टेशन बट डिडंट टॉक टू शो एनी इमोशन, और अपने कोई भी भावनाओं को उन्होंने जाहिर नहीं किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनके जो उस दौरान भी उनके जो लिप्स थे वो भी अप डाउन हो रहे थे, और उनका जो प्रेयर के लिए उनका जो है शब्द निकल रहे थे। हर फिंगर्स वर बिजी इन टेलिंग, और जो उनकी उंगलियां थी वो भी किस में बिजी थी, वो माला जपने में बिजी थी। साइलेंटली शी किस्ड ऑन forehead and when I left I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। अब यहाँ पर अपने इमोशन को राइटर बता रहे हैं कि उनके जो फिंगर्स थे बिजी थे रिसाइटिंग रोजरी में, और फिर उन्होंने अपने जो इमोशन से उसको भी जाहिर नहीं किया दादी ने। तो अब यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि उन्होंने चुपचाप, उनकी ग्रैंड मदर ने उनके फोरहेड पर, माथे पर एक किस किया, और राइटर अपने इमोशन को यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने मेरे फोरहेड पर किस किया, जो उनके किस का जो गीलापन था, मॉइस्ट था, वेट गीलापन था, उसको मैंने महसूस किया। और राइटर यहाँ पर बता रहे हैं कि मैंने उस जो गीलापन था उस फोरहेड पे उसको महसूस किया, और मैंने ऐसा अनुभव किया कि ये हमारे जो मेरी ग्रैंड मदर और मेरे बीच में जो फिजिकल टच है वो आखिरी है, क्योंकि दादी अब बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, और मैंने फिजिकल जो कांटेक्ट था उसको ये अपना आखिरी समझा, क्योंकि शायद मैं 5 वर्षों के बाद मैं वापस आऊँ तो दादी रहे या ना रहे, ऐसा राइटर यहाँ पर अपना फीलिंग को बता रहे हैं। बट दैट वाज नॉट सो, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई कम बैक होम एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मैं 5 years आफ्टर वापस लौटा तो देखा कि मेरी दादी मेरा वेलकम करने के लिए फिर से उस रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी हैं। She didn't look a day older, और वो बिल्कुल भी और ज्यादा बूढ़ी नहीं लग रही है जैसा कि मैंने 5 years ago उनको देखा था। She still had no time forward and while the clasped on me her arms I could he has her reciting her prayers। और जैसे ही मैं वहां स्टेशन पर पहुंचा, मेरी दादी मुझे क्या करती है, कस के वो गले से लगा देती हैं। क्लब्स मीन हेल्ड टाइटली, जोर से मेरे को पकड़ा, मेरे बाहों को, और फिर से वो अपना जो रिसाइटिंग रोजरी था उसको वो हमेशा वही कर रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वेयर विथ हर स्पैरोस। अब जब मैं वापस आया तो वो मेरी दादी के लिए पहला दिन था मेरे वापस आने का, जो उन्होंने खुशी खुशी बिताया किसके साथ, अपने स्पैरोस के साथ। When she fed longer and with frivolous remarks, फ्रिवलस मीन्स हुआ लाइटली, यानी हल्के से, रिबॉक्स मीन्स स्कोल्डिंग, डांटना, किसी को डांटते हैं। तो उन स्पैरोस के साथ उन्होंने टाइम को अपना अच्छे से स्पेंड किया, और उन जो वो स्पैरोस आती थी उनको प्यार से उन्होंने हल्की सी डांट लगाई। इन द इवनिंग ए चेंज ओवर कम है। शाम को क्या होता है, ग्रैंड मदर के बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रे नहीं किया। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, और उन्होंने पड़ोस की सारी महिलाओं को इकट्ठे कर लिए। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग फॉर सेवरल आवर्स। सी थम्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द dilapidated drum and sang at homecoming of warriors. The persuade her to stop the avoid over straining। और पड़ोस की महिलाओं को क्या करती हैं, वो इकट्ठे कर लेती हैं और एक पुराना सा
ड्रम में ढोलक होता है या ढोलकी छोटी सी, जिसको दोनों तरफ से पीटा जाता है और फिर गाया जाता है उसके माध्यम से। तो एक पुरानी सी ढोलकी को वो ले आती हैं और महिलाओं के साथ में गाना बजाना चालू कर देती हैं। और सैगिंग मीन्स हैंगिंग डाउन, जो वो रहता है वो ढोलक जो कि पुराना हो चुका है, तो जो उसकी दोनों तरफ की स्किन है वो लटक रही है। और डिलैपिंग यानी फॉलिंग टू पीस, जैसे तैसे गाना को ये वर्ड होगा उसके लिए। तो क्या करती हैं, महिलाओं को इकट्ठे करके वो ड्रम को बजाती हैं और गाना गाती हैं। कैसा गाना गाती हैं कि जो युद्ध से जो वीर लौटे रहते हैं लड़के, तो उनके वीरता के अकॉर्डिंग उनके लिए गाना गाया जाता है। तो वैसे ही गाना जो ग्रैंड मदर है गा रही है, किसके लिए, उनका जो ग्रैंड सन आया हुआ है एब्रॉड से, तो उनके लिए उस वॉरियर्स के अकॉर्डिंग उनकी कंपेयरिंग करते हुए उनके लिए वो गीत गाती हैं बहुत देर तक। लेकिन और बाकी लोग उनको मना भी करते हैं, बट वो किसी की बात को नहीं मानती हैं। That was the first time since I had known her that she did not pray। और ये फर्स्ट टाइम था, राइटर बताते हैं कि ये फर्स्ट टाइम था जब उन्होंने प्रेयर नहीं किया। The next morning she was taken ill। अब शाम को ये प्रोग्राम रखती है ग्रैंड मदर, फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग होता है तो वो बीमार पड़ जाती हैं। It was mild fever, the doctor told us that it would go। तो उन्हें क्या होता है, तबीयत खराब हो जाती है, थोड़ा सा उनको बुखार आता है और डॉक्टर को बुलाते हैं तो बोलते हैं कि कोई डरने वाली बात नहीं है, जल्दी से ठीक हो जाएंगी। बट माई ग्रैंड मदर प्रूव डिफरेंटली, परंतु मेरी जो ग्रैंड मदर है वो थोड़ा सा अलग बोलती है। सी टोल्ड द क्लोज टू द लास्ट चैप्टर और हर लाइफ सी हैड omitted टू प्रे। और दादी अंदाजा लगा लेती है और बताती है कि उनका जाने का समय नजदीक आते जा रहा है, ऐसा वो बताती हैं। She was going to waste any more time talking to us। और वो ग्रैंड मदर बताती है कि भगवान के पास जाने का उनका समय नजदीक आ रहा है, तो वो किसी से बेवजह बात नहीं करेंगी। She protested but she ignored our protests। She lay peacefully in bed praying and telling her beads। और हम लोग उनको मना करते हैं, फिर भी उसके द्वारा वो इग्नोर करती हैं और वो बोलती हैं कि मुझे आराम करने दो, और बेड पे वो लेट जाती हैं और उसके बाद में अपना जो है प्रेयर स्टार्ट कर देती हैं और जो उनकी जो रोजरी बीड्स है उसको फिर से फिराना चालू कर देती हैं। Even before we could upset, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless। और जब वो रोजरी बीड्स घुमाते रहती हैं तो उस दौरान में ऐसा होता है कि सब शांत हो जाता है और जो उनके और जो प्रेयर बुदाते रहते हैं वो भी बंद हो जाता है, जो रोजरी बीड से रहती है वो भी नीचे गिर जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो ग्रैंड मदर अब लाइफलेस हो चुकी हैं। A peaceful pallor spread on her face and we know that she was dead। और उनकी जो शरीर है वो शांत हो जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि दादी अब नहीं रही। We lifted her up bed and as the customary laid her on the ground and covered her with a red shroud। और हमको जब पता चल जाता है कि दादी अब नहीं रही तो उन्हें बेड से नीचे उतारा जाता है एज इज कस्टमरी, और उनके अंतिम यात्रा की तैयारियां शुरू करती हैं जैसे रीति रिवाजों में होता है। और उन्हें ग्राउंड पे लेटाया जाता है ग्रैंड मदर को, और उनके ऊपर में जो लाल रंग का श्राउड रहता है, श्राउड मीन्स कफन का जो कपड़ा रहता है उसको उड़ाया जाता है। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फुनरल। और कुछ घंटों के बाद में हम उन्हें अकेला छोड़ देते हैं और उनके अंतिम यात्रा की जो तैयारी करनी रहती है उसको करते हैं। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम एंड अ वरांडा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। और शाम के समय में
जो सूर्य की किरणें जो रहती है, जो कि लालिमा लाल रंग का प्रकाश देती है, वैसे ही प्रकाश हमारे वरांडा में आ जाता है गोल्डन लाइट के साथ में। वी वेंट टू हर रूम, वी स्टॉप्ड, हेल्ड अवे इन कोर्टयार्ड, और जो कि वो लाल रंग की लालिमा रहती है वो वरांडा को छूते हुए आंगन में भी फैलती रहती है। All over the veranda and in her room right up the where she lay dead and strip wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor। और जहाँ पर दादी को हम लिटाए थे लाल कफन में, वहां पर सैकड़ों की संख्या में वही स्पैरोस आ जाते हैं और बैठते हैं। There was no chirping, परंतु वो चिल्ला नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहे हैं। We felt sorry for the birds of my mother fetched some bread for them, और वो बिल्कुल भी चिल्ला नहीं रहे थे। पहले क्या था, ग्रैंड मदर जब थी तो वो आते थे, आवाजें करते थे, रोटियां खाते थे, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। वो भी जो ग्रैंड मदर के लिए सॉरी फील कर रहे थे, और जो मदर थी, राइटर की मदर थी, वो भी कुछ रोटियां ले आती हैं उन स्पैरोस के लिए। सी ब्रोक इनटू द लिटिल क्रम्स एंड वे माय ग्रैंड मदर यूज्ड टू एंड थ्रो इनटू देम, और मदर, उनकी माता जो राइटर की मदर है वो भी रोटियां ले आती हैं, और जिस तरह से उनकी दादियां तोड़ती थी वैसे ही तोड़ के वो स्पैरोस के लिए रख देती हैं। द स्पैरोस टूक नो नोटिस द ब्रेड, परंतु वो स्पैरोस उन रोटियों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। When we carried my grandmother their crops then fly away quietly, और जैसे ही हम अपनी दादी को उनकी जो अंतिम यात्रा फ्यूनरल फंक्शन के लिए लेके जाते हैं, तो वो भी जो स्पैरोस थे वो भी चुपचाप से उड़ जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर्स स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू डस्टबिन, और वो रोटियां जस की तस पड़ी रहती हैं, और जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग को स्वीपर आता है और डस्टबिन में वो सारी रोटी के टुकड़े को डाल देता है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने खुशवंत सिंह के लिखे हुए द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के बारे में जाना। खुशवंत सिंह ने यहाँ पर बताया कि कैसे खुशवंत सिंह और उनके दादी के बीच में रिलेशनशिप रहा, उनके बीच में कैसे बॉन्डिंग रही, कैसे अंडरस्टैंडिंग रही, इसके बारे में उन्हें बताया। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।